नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? हम इकाई 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री समझ रहे हैं, जहाँ से हमने पिछले तास में पूरा किया था, वहाँ से आगे शुरू करते हैं। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। हमारा देश आज़ाद हुआ, इसके बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में तथा केंद्र सरकार में अलग अलग पद पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री बने। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। पहले उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री थे, बाद में पंडित नेहरू ने अनुरोध किया कि वे केंद्र में आ जाए, केंद्र सरकार में, तो वे केंद्र में आ गए। तो केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी मंत्री पद संभाला। तो केंद्र सरकार में जब वे आए तो उन्होंने कौन कौन से पद संभाले, कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से कार्यों में अपना योगदान दिया। तो केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, रेल मानी रेलगाड़ी, जो रेल खाता है वह, परिवहन मानी परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो वाहन व्यवहार है वह, संचार मानी संचार माध्यम, टेलीफोन, टपाल, तार आदि, वाणिज्य, वाणिज्य यानी व्यापार, उद्योग यानी जो कारखाने हैं वह, और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों। कौन कौन से मंत्रालयों में उन्होंने काम किया? तो रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह, ये सब महत्वपूर्ण मंत्रालय है। इन सभी मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। तो इन सब पदों पर जब शास्त्री जी रहे, कौन कौन से पद तो हमने बराबर से समझे, रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह आदि मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। तो जब ये सभी मंत्रालयों में मंत्री पद पर रहते थे, मंत्री पद पर थे, तब उन्होंने प्रशासकीय दक्षता, प्रशासकीय यानी कि जो सरकार की कामगिरी है, सरकार, उसे प्रशासन कहते हैं। तो प्रशासकीय दक्षता मानी निपुणता, प्रशासकीय सरकार से संबंधित, दक्षता मानी निपुणता, एकदम से उसमें काबिलियत जिसे हम कहते हैं। तो इन सब पदों पर उन्होंने जो प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया, तो उन्होंने जो प्रशासकीय दक्षता दिखाई वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण समान है। सभी पदों पर, सभी काम में उनकी दक्षता, उनकी निपुणता, वह एकदम काबिल थे, बहुत ही काबिल थे। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। औपचारिकता यानी कि सिर्फ कहने सुनने की या दिखलाने के लिए हो, इसे औपचारिकता कहते हैं। इसमें कुछ इसका व्यवहारिक आचरण ना हो, सिर्फ दिखलाने के लिए आचरण हो, उसे औपचारिकता कहा जाता है। औपचारिकताओं से परे એટલે दिखलाने वाली बात नहीं थी, इससे आगे, इससे दूर, परे यानी इससे अंदर नहीं, औपचारिकताओं के अंतर्गत नहीं, औपचारिकताओं से बाहर, औपचारिकता कहीं नहीं थी, सिर्फ कहने दिखाने के लिए कुछ नहीं था, सभी व्यवहार में था। क्या था? तो अपने मंत्रालयों के कार्यों में जो जो मंत्रालय उन्होंने संभाले थे
उन सभी मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण यानी कि वे जो इन सभी कार्यों में अपना विचार, अपनी दक्षता आदि का जो परिचय देते थे, उसकी व्यवहारिक दृष्टि, उसकी सोचने विचारने की जो क्षमता थी, अत्यंत व्यवहारिक था तथा सभी प्रकार के औपचारिकताओं से परे था। मंत्रालयों का कार्य एकदम से व्यवहारिक दृष्टिकोण से करते थे, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, औपचारिकताओं से दूर व्यवहारिक दृष्टिकोण था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, अपने को स्वयं को कभी भी ऊंचा नहीं मानते थे कि मेरा पद ऊंचा है तो मैं ऊंचा हूं, सबसे बड़ा हूं, नहीं। वे बिल्कुल ऐसा ही सोचते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। एक तो उनका दृष्टिकोण व्यवहारिक था, कहीं भी औपचारिकता नहीं थी, कुछ दिखावे के लिए नहीं था, व्यवहार में था, और अपने आप को कभी ऊंचा नहीं मानते थे। अपना पद है तो पद के कारण वे ऊंचा है, वे ऊंचे है, सबसे ऊंचे है, ऐसा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं है बल्कि जनता के सेवक है। वे प्रजा के शासक नहीं है, प्रजा पर शासन करने वाले नहीं, किंतु प्रजा की सेवा करने वाले हैं, प्रजा के सेवक है। और ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। उनकी भावना कैसी थी? तो जनता के शासक वाली भावना नहीं थी, जनता के सेवक वाली भावना थी, और व्यवहारिक दृष्टिकोण से काम करते थे, कहीं भी औपचारिकता नहीं थी, बड़ा सरल सा उनका कार्य था। और इसी भावना के कारण वे कार्य करते थे, इसीलिए उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रिय हुए, बहुत ही लोकप्रिय, यानी कि सब उन्हें चाहते थे। तो अपने मंत्रालय में तो वे लोकप्रिय थे ही, सभी लोगों में प्रिय थे, साथ ही साथ पूरे देश में भी उन्हें लोकप्रियता मिली। और इसी लोकप्रियता का परिणाम क्या निकला? तो इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। हमने आगे समझा था कि पंडित नेहरू के बाद देश की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम शास्त्री जी ने किया। तो पंडित नेहरू का निधन हुआ तो इसके बाद देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि इनकी लोकप्रियता ही ऐसी थी, सिर्फ अपने मंत्रालयों में ही नहीं, पूरे देश में वे लोकप्रिय थे। इसीलिए देश की प्रजा ने भी उन्हें तुरंत प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और बड़ा ही आदर दिया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। देश के इस महत्वपूर्ण पद, कौन सा महत्वपूर्ण पद? तो प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण पद। प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर वे 19 महीने ही रहे, केवल 19 महीने, और इतने छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की, वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, अपना उद्देश्य है उसे उन्हें बिल्कुल स्पष्ट था कि मेरा उद्देश्य कौन सा है, देश को आगे ले जाना, देश का विकास करना, देश की जनता का जीवन सुधारना, और इसमें किसी भी प्रकार का धुंधलापन यानी कि अस्पष्टता। धुंधला किसे कहा जाता है? तो जहां कुछ दिखाई नहीं देता उसे धुंधला कहा जाता है। तो उनके उद्देश्य में कहीं धुंधलापन नहीं था, उनका उद्देश्य स्पष्ट था। और कहीं भटकाव यानी विषय से छोड़कर, अपना लक्ष्य को छोड़कर कहीं इधर उधर निकल जाते, तो उनका लक्ष्य था, वे लक्ष्य से कभी भटके भी नहीं थे और लक्ष्य को कभी धुंधला भी नहीं होने दिया। लक्ष्य एकदम स्पष्ट रखा और उसी लक्ष्य के ओर आगे बढ़े।
वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न थे। अधिकार संपन्न मानी इनके पास बहुत सारे अधिकार थे। तो शास्त्री जी हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, कई मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला, फिर इससे आगे केंद्र सरकार में गए, फिर इससे आगे सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री के रूप में रहे। तो प्रधानमंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद पर रहकर भी स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न थे, किंतु लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया और अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। हमेशा वे अधिकार संपन्न थे, उनके पास बहुत सारे अधिकार थे, किंतु हमेशा उन्होंने आत्मसंयम से काम लिया। आत्मसंयम यानी संयम से, मर्यादा से काम लिया। अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। तरजीह यानी प्राथमिकता। अपने अधिकार का उपयोग नहीं, किंतु अपने कर्तव्य कौन से है, अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। हमेशा आत्मसंयम से काम लिया और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। और शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके, और शायद इसीलिए शास्त्री जी लोकप्रिय हो सके क्योंकि वे हमेशा अपने अधिकार का उपयोग नहीं करते थे, किंतु अपने कर्तव्य कौन से हैं, इसी कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए अपना काम व्यवहारिक तरीके से निभाते थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, इसके दीक्षांत समारोह में, दीक्षांत यानी कि पदवीदान समारोह जिसे कहा जाता है, यूनिवर्सिटी का शिक्षण पूर्ण करके जब विद्यार्थी को पदवी प्रदान की जाती है, उसका जो समारोह होता है, उस समारोह में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा था, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुछ इसी तरह के विचार व्यक्त किए थे, अपने विचार व्यक्त किए थे। कैसे विचार, तो इन विचारों को बराबर से समझना, ठीक है। आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। आपके भविष्य की मंजिल जो कुछ भी हो, आप भविष्य में जो कुछ बनना चाहते हो, अपना लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप जो कुछ भी करें, उस मंजिल तक आप पहुंच ले। मंजिल तक पहुंचकर भी आपको क्या करना है, तो आपको सोचना ये है कि सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं और यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। प्रदत्त यानी दिया हुआ, संविधान द्वारा हमें जो अधिकार मिले हैं, उसी अधिकार के साथ हमें अपना कुछ कर्तव्य भी निभाना होता है। बराबर से समझिए, आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। आपके भविष्य की मंजिल जो कुछ भी हो, किंतु आप में से प्रत्येक को पहले यह सोचना है कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। मंजिल आपकी जो कुछ भी हो, आप जो कुछ बनना चाहते हैं, किंतु इससे पहले आप नागरिक देश के हैं। और हमारा देश यानी कि देश आपको संविधान द्वारा प्रदत्त यानी कि दिए हुए, संविधान द्वारा दिए हुए कुछ अधिकार देता है। हमारा देश हमें कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है, जिसे समझना चाहिए। अधिकार तो है, किंतु अधिकार हमें कर्तव्यों का बोझ भी देता है। सिर्फ हमें अधिकार भोगने हैं ऐसा नहीं है, हमें अपने अधिकारों के भुगतान के साथ साथ अपने कुछ कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी निभाना है, उसे भी समझना चाहिए।
हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है, निजी यानी कि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हमारा देश प्रजातांत्रिक है, जिसे हम लोकशाही कहते हैं। प्रजातांत्रिक देश है जो हमें निजी स्वतंत्रता, अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग कैसे करना है बराबर समझना। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। हमें जो स्वतंत्रता मिली है, निजी स्वतंत्रता, देश के संविधान द्वारा दी गई स्वतंत्रता है, उन स्वतंत्रता का उपयोग हमें क्या करना है? तो उस स्वतंत्रता का उपयोग हमें एक व्यवस्थित समाज के हित में, हमारा जो समाज है एकदम व्यवस्थित समाज है, और उसी समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। जो स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंध है उसके अंतर्गत, तहत यानी इसके अंतर्गत होना चाहिए। कैसे समझते हैं स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंध? तो कानून से लगाए गए प्रतिबंध अलग होते हैं, स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंध अलग होते हैं। कानून से लगाए गए प्रतिबंध क्या है? तो एक सीधा साधा प्रतिबंध हम समझते हैं। तो आप अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहते हो तो आपको 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के बाद इसका लाइसेंस मिलेगा, फिर आप मोटरसाइकिल चला सकते हो। ये कानून द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है, ठीक है। अब स्वेच्छा से लगाया गया प्रतिबंध किसे कहते हैं? एक उदाहरण से समझते हैं। तो हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तब हमने अपने जूते बाहर निकालते हैं। मंदिर के अंदर हम जूते पहनकर नहीं जाते। अगर हम मंदिर के अंदर जूते पहनकर गए तो कानूनन कोई अपराध नहीं होता, हमें कानून इसका कोई दंड नहीं दे सकता। किंतु ये प्रतिबंध है, जूते पहनकर हम मंदिर में नहीं जाते, ये स्वेच्छा से लगाया गया प्रतिबंध है। आया समझ में? तो हमें जो निजी स्वतंत्रता मिली है, इस स्वतंत्रता का उपयोग क्या करना है, कैसे करना है? तो एक व्यवस्थित समाज के हित में, हमारे समाज के हित में जो स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंध है, उन प्रतिबंधों के तहत यानी कि उन प्रतिबंधों के अंतर्गत ही हमारी स्वतंत्रता का उपयोग होना चाहिए, ठीक है। अपने अधिकार, अपना कर्तव्य और अपना आत्मसंयम, इनके बारे में यह महत्वपूर्ण बात, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, कम महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है, ठीक है। शास्त्री जी ने जो दीक्षांत समारोह में अपने विचार व्यक्त किए थे, इन विचारों को आपको ठीक से एक बार अगर आप पढ़ लें तो दूसरी बार, तीसरी बार वारंवार पढ़ना, तभी बराबर से समझ में आएगा, ठीक है। अब आपको गृह कार्य क्या करना है? तो हमने इकाई 4 पूरी तरह से समझ लिया है। आपको एक बार रफ नोट में इकाई 4 के शब्दार्थ लिखने हैं, इकाई 4 के शब्दार्थ रफ नोट में लिखने हैं, फिर इकाई 4 पढ़ना है। जब तक हम इकाई 4 के अभ्यास, स्वाध्याय, व्याकरण आदि सब कुछ अपनी पक्की कॉपी में लिखेंगे, तब तक रोज एक बार इकाई 4 को पढ़ना है। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है।